So students, वेलकम HR स्टूडेंट्स। ट्रेनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के आज के ई लेक्चर का जो सेशन है उसका अपना जो लेक्चर नंबर शुरू कर रहे हैं अपन वो है लेक्चर नंबर 6। लास्ट लेक्चर नंबर 5 में अपन बात कर रहे थे रिगार्डिंग मॉडलिंग प्रोसेस जो बंडूरा एक साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने किया था। फिर अपन ने देखा कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने 7 प्रिंसिपल्स बताए थे कि लर्निंग के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो लास्ट जो अपन ने 6 उसमें पढ़ लिए थे, लास्ट जो था वो अपना परसेप्शन था। तो परसेप्शन जैसा अपन ने देखा कि हमारे 5 सेंसेस के थ्रू हम परसीव करते हैं चीज़ों को, और वो सारी चीज़ें हमारे ब्रेन में जाती हैं और ब्रेन उस चीज़ को एनालाइज करता है, और एनालाइज करने के बाद हम उस चीज़ का रियल मीनिंग हम सबको समझ में आता है कि एक्चुअल में है उस चीज़ को हमने समझा क्या। और यदि हम उस चीज़ से हमारा माइंड हमें सेटिस्फेक्शन का एक क्लू देता है तो हम उस चीज़ से कुछ लर्न करते हैं और वो हमारे बिहेवियर के अंदर शो होने लगता है यदि हम अपने माइंड को उस चीज़ की परमिशन देते हैं। तो उन्होंने बताया कि मीनिंग विच आर डिराइव्ड फ्रॉम परसेप्शन आर इन्फ्लुएंस नॉट ओनली बाय द इंडिविजुअल एक्सपीरियंस। तो ये आपके जो सेंसेस आपके माइंड को बता रहे हैं ये आपके इंडिविजुअल एक्सपीरियंस के बेसिस पे नहीं है, ये आपके कुछ नॉलेज के बेसिस पे भी है। इसमें कुछ जो आपके सेल्फ कंसेप्ट का रोल आता है कि आपको जो लाइफ के बारे में, जो आपको उन चीज़ों के बारे में जिसके बारे में आप लर्न कर रहे हो आपको नॉलेज है, चाहे आपको हाफ नॉलेज है चाहे आपको रॉन्ग नॉलेज है उस चीज़ के बारे में, पर आप उस चीज़ को अपने सेल्फ कंसेप्ट के साथ कंपैरिजन करना शुरू कर देते हो, और इस कंपैरिजन के बेसिस पे आपका माइंड ये देखता है कि क्या सही है और क्या गलत है, तभी आप उस प्रकार से लर्निंग करते हो। फिर उन्होंने एक लर्निंग साइकिल, हमारे यहाँ टर्मिनोलॉजी आई। लर्निंग साइकिल क्या थी कि लर्निंग साइकिल का मतलब है कि कैसे पीपल अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। तो लर्निंग साइकिल जो है उसमें नंबर ऑफ़ स्टेजेस और फेजेस दिखाई गई हैं, और इसमें क्या है नॉर्मली 7 जो है आपके साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने लर्निंग पे डिफरेंट प्रिंसिपल्स और थ्योरीज दी हैं। तो हम इनकी इन डेप्थ तो नहीं जाएंगे, हम इनका ओवरव्यू लेंगे, जो मेन इनका कंटेंट है हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला है जॉन डेवी। जॉन डेवी इज़ द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने 1933 में 5 फेजेस ऑफ रिफ्लेक्शन थॉट की एक थ्योरी दी थी, जिन्होंने ये बताया था कि हम जब कुछ चीज़ सोचते हैं तो हम उस पर रिफ्लेक्शन कैसे देते हैं। जैसे कोई भी सिचुएशन हुई, कोई भी एक्सपीरियंस आपको हुआ, तो कैसे आप उसके बदले में रिफ्लेक्शन देते हैं, ये हम इन्होंने जॉन डेवी ने इसमें बताया। तो इन्होंने एक इस बात को लगा कि हमारा जो माइंड है वो थिंक के बेसिस पे चलता है, हम सोचते बहुत हैं। हम सोचते कब हैं? तो उन्होंने फर्स्ट कंडीशन दी, हम सोचते हैं किसी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग। तो प्रॉब्लम क्या है कि हम जब किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सोच रहे होते हैं इन अ फॉर्म ऑफ सजेशन, हम फर्स्ट टाइम थिंकिंग करना शुरू करते हैं। दूसरा होता है जब हमारा मेंटल एबिलिटी होती है या हमारे मेंटल एबिलिटी में कुछ प्रॉब्लम आ रही होती है या हम कंफ्यूज होते हैं, तो हम एक्सपीरियंस के साथ, जो हमें नॉलेज है या हमारी एक्सपीरियंस है, हम उसके साथ उस प्रॉब्लम को जोड़ते हैं और फिर सजेशन देने की कोशिश करते हैं। तीसरा आता है सजेशन का कि अगर मान लीजिए किसी पर्सन ने आपको एक आइडिया दिया, एक सजेशन और दिया, अल्टरनेटिव सजेशन, हम उस न्यू सजेशन के साथ भी अपने माइंड के साथ सोचने लगते हैं और एक न्यू आइडिया को डेवलप कर लेते हैं। देन फोर्थ आता है कि जो हमारा मेंटल एलॉबरेशन है, जो हमारा माइंड है, वो रीजनिंग के तरीके से उस अल्टरनेटिव सजेशन के साथ और कई चीज़ों को सोचना शुरू कर देता है। यानी रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो अदर सजेशंस को भी सोचना शुरू करता है। और लास्ट आता है कि हम हर एक पॉइंट में क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस को भी यूज़ करना शुरू कर देते हैं। यानी जो हमारा माइंड सोच रहा है, हम उस माइंड के साथ साथ एक अजम्पशन भी लेके चलते हैं, यदि ये है तो फिर ये सजेशन होगा, यदि ये कंडीशन होगी तो ये सजेशन होगा। तो इसी प्रकार से हमारी जो लर्निंग है या हमारे जो थॉट्स हैं ये डेवलप होना शुरू होते हैं, और यही हम लोग लर्निंग शुरू करते हैं। दूसरा आता है कट लेविन। कट लेविन ने 1940 में क्या थ्योरी दी? उन्होंने दिया एक्शन रिसर्च।
एक्शन रिसर्च के बारे में क्या था, उन्होंने 3 पॉइंट्स दिए, प्लानिंग, एक्शन और फैक्ट फाइंडिंग। फैक्ट फाइंडिंग जो है वो आपका डिपेंड करता है किस बात पे, वो करता है रिजल्ट ऑफ द एक्शन। तो उन्होंने कहा कि जब कोई पर्सन एक्सपीरियंस में होता है तो एक्सपीरियंस लेने से पहले वो कुछ प्लानिंग कर लेता है। तो इसका उदाहरण उन्होंने मिलिट्री से लिया। जैसे मिलिट्री कहीं कोई अटैक करना चाहती है तो पहले वो उस चीज़ के लिए प्लानिंग बनाती है। प्लानिंग के रिगार्डिंग वो देखती है, वो कुछ ऑब्जेक्टिव सेट कर लेती है कि यदि हमने हमारी प्लानिंग के अनुसार अगर हमें ये ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया तो हम क्या एक्शन लेंगे, और यदि ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ तो हम क्या न्यू सिचुएशन पे हमें कैसे रिएक्ट करना है। तो उन्होंने भी यही कहा कि हर पर्सन कुछ एक्सपीरियंस लेने से पहले अपना प्लानिंग करता है, उस प्लानिंग के बेसिस पे वो एक्शन करता है, और एक्शन के बाद वो फैक्ट फाइंडिंग, यानी कुछ उसको एक्सपीरियंस होता है, कुछ ट्रुथ उसको मालूम चलता है, और उस ट्रुथ के बेसिस पे वो अपनी लर्निंग को शुरू करता है। तीसरा आता है आपका कॉल्ब एंड फ्राई। कॉल्ब एंड फ्राई ने 1970 में एक थ्योरी दी। डेविड कॉल्ब और रोनाल्ड ई फ्राई ने ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बेसिस पे थी, जिसे हम लोग कहते हैं ELM मॉडल, एक्सपीरियंशियल लर्निंग मॉडल, जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स को कंसिडर किया गया। पहला, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ दैट एक्सपीरियंस, फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्शन और टेस्टिंग द न्यू कंसेप्ट। तो उन्होंने ये बताया कि जब कोई पर्सन किसी न्यू कंसेप्ट को टेस्ट करता है, किसी न्यू थ्योरी को, न्यू प्रिंसिपल को या न्यू सोच को टेस्ट करता है, तो उसके पीछे वो एक कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस को शो करता है कि ये जो नया कंसेप्ट आया है ये मेरे एक्सपीरियंस की वजह से आया, क्योंकि मैंने इसके पीछे बहुत रिसर्च करी है। और वो रिसर्च क्या होती है, वो होती है उसकी ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के साथ होता है उसका रिफ्लेक्शन। जब ये तीनों चीज़ें चलती हैं तो वो न्यू टेस्टिंग पे क्या करता है, लर्निंग शुरू करता है। और उस लर्निंग पे सीखने के बाद ही वो ये बताता है कि मैंने ये चीज़ सीखी, कैसे सीखी मैंने कैसे, मैंने सीखी अपने एक्सपीरियंस से। उस एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग मैंने ऑब्ज़र्व किया, ऑब्ज़र्व करके मैंने कुछ रिफ्लेक्शन दिए, और रिफ्लेक्शन के बाद मैंने एक क्या किया, कंसेप्ट को बना लिया। तो इस तरीके से वो अपना लर्निंग को शो करता है एक्सपीरियंस के साथ। फिर आता है आपका हनी एंड ममफोर्ड। पीटर हनी एंड एलन ममफोर्ड ने जो कॉल्ब एंड फ्राई के आइडिया को, तो उसमें थोड़ा सा कुछ चेंजेस किया। उन्होंने क्या कहा कि जब भी हम कुछ एक्टिविटी करते हैं, डूइंग समथिंग, कुछ भी, तो हमें एक एक्सपीरियंस होता है। चाहे आप पहली बार दौड़े, पहली बार आपने साइकिल चलाई, पहली बार आपने कंप्यूटर को हाथ लगाया, पहली बार आपने 2 व्हीलर चलाया, पहली बार आपने 4 व्हीलर चलाया, पहली बार आप एक प्रोफेशनल कोर्स करने आए, फर्स्ट टाइम आप किसी जॉब के इंटरव्यू में अटैम्प्ट करने गए, फर्स्ट टाइम आपने GD लिया, फर्स्ट टाइम आपने किसी को इंडिविजुअल इंटरव्यू दिया। तो जब भी आप कोई एक्टिविटी करते हो आपको कुछ एक्सपीरियंस होता है, वो एक्सपीरियंस आपके रिफ्लेक्शन में शो होता है, यानी आप उसके बेसिस पे अपने आप को रिफ्लेक्ट करना शुरू करते हो। उस एक्सपीरियंस से आप कोई कंक्लूड करते हो और एक डेवलप थ्योरी बनाते हो। जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं इंटरव्यू का। हमने इंटरव्यू दिया फर्स्ट टाइम, हमें कुछ एक्सपीरियंस हुआ, हमारे बिहेवियर में क्या हुआ कि शायद आप इंग्लिश गलत बोल रहे थे, अटक रहे थे, हेजिटेट कर रहे थे, अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे। तो आपने कंक्लूड कर लिया अपने एक्सपीरियंस से कि शायद इंग्लिश में हेजिटेशन की वजह से मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन या मैं कंपनी में ज्वाइनिंग नहीं कर पाऊँगा। तो नेक्स्ट टाइम आप क्या करेंगे, आप प्लानिंग बनाएंगे कि मैं जब कोई नया इंटरव्यू लूँगा उससे पहले मैं इंट्रोडक्शन में इंग्लिश इस तरह से बोलूँगा कि मैं अटकूँ नहीं। तो उन्होंने इस तरह का कंसेप्ट को उन्होंने लर्निंग स्टाइल में डेवलप किया। देन आता है आपका 5E। 5E जो है लर्निंग साइकिल, ये बायोलॉजिकल साइंस ऑफ कैरिकुलम स्टडी जो कि टीचिंग साइंस में काउंट होता है। उन्होंने इसमें 4 फेजेस दिए 5E के नाम से। तो 5E क्या कहते हैं, इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एक्सटेंड एंड इवेल्यूशन। इंगेज क्या कहता है, इन्होंने इसमें स्टूडेंट्स का एग्जांपल लिया। हमें जब स्टूडेंट्स को लर्निंग करानी हो तो उन्होंने कहा टीचर्स को जब स्टूडेंट्स को पढ़ाना हो तो सबसे पहले एक टॉपिक के बारे में एक इमेज को क्रिएट करना चाहिए, इस टॉपिक के बारे में उनको बताना चाहिए कि आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा
फिर स्टूडेंट्स को उस टॉपिक के रिगार्डिंग एक्सप्लोर कर देना चाहिए, यानी कि उनको उस टॉपिक से रिलेट कितनी इन्फॉर्मेशन है, क्या उनकी नॉलेज है, उनको उनके एक्सप्लोर करने में उनको फ्रीडम देनी चाहिए। इसके रिगार्डिंग आप कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्वेश्चन के अलावा उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। देन आता है आपका एक्सप्लेनेशन। जो फैकल्टी है या इंस्ट्रक्टर है वो उन स्टूडेंट्स के उस टॉपिक के बारे में क्या करेगा, एक्सप्लेनेशन पूछेगा, 5 डिफरेंट आस्किंग क्वेश्चंस, ताकि उसको मालूम चले कि स्टूडेंट्स को कितनी नॉलेज है और उस बच्चों उन स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग के बारे में भी टॉपिक के रिगार्डिंग उसको मालूम चल जाए। देन आता है एक्सटेंड। फिर फैकल्टी को इंस्ट्रक्ट क्या करना चाहिए, उनको स्टूडेंट्स पे इस चीज़ को अप्लाई करना चाहिए कि यदि वो इस सिचुएशन में होते तो वो क्या करते। जैसे हमने केस स्टडी हम लोग करते हैं तो हम वहाँ पे एक्सटेंड रूप देखते हैं कि यदि हमने एक केस स्टडी को पढ़ा और हमने उसका सॉल्यूशन दिया, यदि आप वहाँ पे उस सिचुएशन में होते तो आप वहाँ से उसमें क्या लर्न करते, तो वो अपना एक्सपीरियंसेस उसमें शेयर कर सकते हैं। इसमें क्या हो सकता है कि जो इंस्ट्रक्टर है वो बच्चों से डिस्कशन कर सकता है और उनको कुछ गाइडलाइंस दे सकता है, कुछ उनको टॉपिक समझने में हेल्प कर सकता है। और लास्ट पॉइंट आता है आपका इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या करता है, ड्यूरिंग दिस होल प्रोसेस जो इंस्ट्रक्टर है वो हर स्टूडेंट को ऑब्ज़र्व करता रहेगा, उनकी नॉलेज चेक करता रहेगा और ये देखेगा कि स्टूडेंट जो है वो अपने सही डायरेक्शन में सोचें और सही कंसेप्ट को डेवलप करें। ये इवैल्यूएशन का पार्ट है। तो इससे उन्होंने क्या बताया 5 ईयर के अंदर कि इन 5 फेसेस के थ्रू हम स्टूडेंट्स की लर्निंग को और स्ट्रॉन्ग करा सकते हैं और इस प्रोसेस के थ्रू, इस साइकिल के थ्रू हम लर्निंग को और डेवलप कर सकते हैं। देन आता है एलिस्टर स्मिथ। 1990 में एलिस्टर स्मिथ ने एक न्यू डेवलप करी जो थी एक्सीलरेटेड लर्निंग साइकिल, जो कि टीचिंग में काम आती है। इसमें भी हम टीचिंग का ही एग्जांपल ले रहे हैं। इन्होंने कुछ फेजेस बताए। सबसे पहला क्या है कि एक क्लासरूम के अंदर जब फैकल्टी या इंस्ट्रक्टर हो तो सबसे पहले उनको एक लर्निंग का एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए। फिर उन बच्चों को उस टॉपिक के साथ उनको अटैच करना चाहिए ताकि उनको बच्चों को लर्निंग के लिए अटेंटिव और इंटरेस्ट दोनों डेवलप हो सके। उस टॉपिक का एक बिग पिक्चर फ्रेम देना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को आज ये लगे कि हम कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ना चाह रहे हैं और ये हमारी नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी टॉपिक है। फिर इंस्ट्रक्टर को उस टॉपिक का जो आउटकम है, ऑब्जेक्टिव है, वो बताना चाहिए। उस टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन, कुछ न्यू एक्टिविटीज़ के साथ उनको इंगेज करना चाहिए। एक्टिविटी का मतलब है एक्सरसाइज देना, एग्जाम्पल्स के थ्रू उनको सिचुएशन क्रिएट करना, चाहे रोल प्ले एक्टिविटी आप करा सकते हैं क्लासरूम में ताकि स्टूडेंट को और ज़्यादा उस टॉपिक से रिलेट उनकी नॉलेज इन्हेंस हो और उनकी लर्निंग भी स्ट्रॉन्ग होती चली जाए। देन उसको डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहिए रिगार्डिंग द फाइंडिंग ऑफ द एक्टिविटी। स्टूडेंट्स ने जो भी उस एक्टिविटी को परफॉर्म करते वक्त फाइंड किया वो डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा। डिमॉन्स्ट्रेट करने के बाद हमें उन सभी पॉइंट्स को दोबारा से रिकॉल करना पड़ेगा ताकि स्टूडेंट्स के माइंड में वो पॉइंट स्टेबल हो जाए कि आज हमने क्या इससे सीखा और क्यों हमारे माइंड को उन सब बातों को रिटेन रखना चाहिए। तभी स्टूडेंट जो है वो लर्निंग करेगा। देन आता है एलेक्ट मॉडल। 2000 के अंदर फ्रेड कॉर्थेगन और एंजेलो वास्लोज ने एलेक्ट मॉडल को डेवलप किया। एलेक्ट मॉडल का मतलब है एक्शन, लुकिंग बैक ऑन द एक्शन, एस्पेक्ट ऑफ एसेंशियल अवेयरनेस, क्रिएटिंग द ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ एक्शन और ट्रायल। जैसे कॉल्बर्न फ्राई ने कहा था कि जब भी हम कुछ काम करते हैं, काम के बाद हम कुछ रिफ्लेक्शन करते हैं, रिफ्लेक्शन के बाद हम कुछ कंक्लूजन करते हैं, कंक्लूजन के बाद हम क्या करते हैं, हम कुछ कंसेप्ट पे पहुँचते हैं या प्लानिंग बनाते हैं। तो 2010 में क्या हुआ कि उन्होंने इस मॉडल को थोड़ा सा और रिफ्लेक्टिव बनाया और उन्होंने यूज़ किया थ्योरी यू प्रोसीजर। कि थ्योरी यू का मतलब क्या है कि आपने पास्ट में क्या सीखा और फ्यूचर में आप इसको कैसे इम्प्लीमेंट करोगे थ्रू लर्निंग, ये आपका एलेक्ट मॉडल शो करता है। वो क्या कहते हैं
आपने कुछ एक्शन किया, उस एक्शन से पहले आप देखिए कि आप उस एक्शन के पीछे देखिए कि आप क्या कर सकते थे या पहले क्या हुआ था। जैसे हमने केस स्टडी पढ़ा, मैं इंस्ट्रक्टर ने आपसे कहा कि अब आप इस केस स्टडी के रिगार्डिंग अपने कुछ सॉल्यूशन दीजिए, और सॉल्यूशन देने के बाद इंस्ट्रक्टर उसके रियल सॉल्यूशंस को शो करे जो उन्होंने किया था रियल पिक्चर में। फिर उसको उन स्टूडेंट्स को अवेयर किया जाए रिगार्डिंग द वो पॉइंट जो कि उनकी लर्निंग के लिए इम्पोर्टेंट थी या उन्होंने उसको मिस कर दिया था। देन अदर एक्शन ऑफ मेथड्स यूज़ करने चाहिए और इसका ट्रायल उनको बार बार रेगुलर बेसिस पे करते रहना चाहिए। दैट इज़ द यू मोड। यदि हम देखें कि कौन कौन से कंपोनेंट हैं जिसकी वजह से एम्प्लॉय के अंदर एक एक्सपीरियंस काउंट होता है, तो वो है कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो डिटरमाइन होते हैं नॉलेज और स्किल और एबिलिटीज़ ताकि वो सीखें। हर एम्प्लॉय चाहता है कि उसकी नॉलेज इन्हेंस हो, स्किल्स उसके अंदर डेवलप हो और वो एबिलिटी उसके अंदर डेवलप हो जाए ताकि वो कुछ सीखने की एबिलिटी उसके अंदर आ जाए। देन एम्प्लॉयज़ को लर्निंग प्रोसेस के प्रोग्राम में एक यूँ कहें कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। सारे एक्टिविटी एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेट करें, कोई बोर्डम या फटीग उनको महसूस ना हो या उनको ये ना लगे कि बहुत बोर हो रहा है, सब्जेक्ट बहुत बुरा है, तो वो लर्निंग नहीं करेगा। जो भी आपके एम्प्लॉयज़ या लर्नर्स वहाँ पे बैठे हैं उनके एक्सपीरियंसेस को वहाँ पे शेयर कराना चाहिए ताकि वो अपनी इस लर्निंग के अंदर उसको एज ए रिसोर्स माने, ताकि और लोग भी उनके एक्सपीरियंसेस से कुछ सीखें। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अप्रोच होना चाहिए ताकि हम उसको लगे कि हाँ हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है लाइफ में। पास्ट लर्निंग और वर्क एक्सपीरियंस के साथ उसे रिलेट करें। टाइम टू टाइम एम्प्लॉयज़ को या स्टूडेंट्स को जो भी आपके यहाँ लर्निंग प्रोग्राम में बैठे हैं उनको मोटिवेट करते रहें रिगार्डिंग द एफिकेसी ऑफ द प्रोग्राम, ताकि वो लर्निंग में इन्वॉल्व रहें। आपका जो लर्निंग एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल सेफ़ होना चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए, उनको कोई डर नहीं होना चाहिए। यानी कोई एम्प्लॉय इसलिए नहीं बैठा हो क्योंकि इसको जॉब जा सकती है, उसको लगना चाहिए कि यदि मैं यहाँ से कुछ सीख के जाता हूँ तो ये मेरे लिए अच्छा है और मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है। हर एक लेवल के एम्प्लॉय को, चाहे वो वहाँ पे हायर रैंक बैठा हो चाहे लोअर रैंक बैठा हो, उनको प्रॉपर रेस्पेक्ट देनी चाहिए और हर एक पर्सन को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए प्रमोशन की, ताकि उनकी सेल्फ एस्टीम नीड जो है वो कंप्लीट हो सके। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू।